2026 की बात करें तो गवर्नमेंट चेंज होगी बहुत ज्यादा। ये इंडिया में भी हो सकता है, ये फॉरेन में भी हो सकता है, यूएसए में भी आप गड़बड़ देख सकते हैं। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का टोटल अगर हम करें तो 1 पे आता है जो सूर्य का साल है। आप फीमेल का बहुत अहम रोल देखेंगे 2026 में। भविष्य मलिका पुराण है, उसको लेकर 2026 उसमें लिखा है कि 2026 थोड़ा भारी बताया जा रहा है। देखिए, भविष्य मलिका में जितनी बातें बोली हैं, कई बातें सच भी हुई हैं। कौन कौन सी राशियां आपको लगता है कि 2026 के अंदर लकी साल होने वाला है? को बेनिफिट होने वाला है 2026 में। सबसे पहले तो होगी वृषभ राशि। इंडिया की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी। मंगल की दशा जैसे ही स्टार्ट हुई, एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरह की घातक घटनाएं और घटेंगी 2026 में। दाया पैर अंदर रखो, मंदिर जाओ, तो इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है? क्या वाकई में ही नजर लगती है? तो आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट हुआ, क्या इसको लेकर भी कोई ऐसी चीज निकल कर आई? ये प्रेडिक्शन दीपक जी मैंने सितंबर में ही दी थी जब ग्रहण हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जब हमने इंडिया की कुंडली का एनालिसिस किया था तो मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट प्राइम एंड बेस्ट। साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 महीने बाद हम शायद नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। 2026 साल आने वाला कैसा होगा, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि अलग अलग फील्ड के लोगों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के हिसाब से, लोग नौकरी में ज्यादा डिवोट करें, अपनी प्लानिंग करें। जॉब सीकर्स के लिए कैसा है, जॉब जो ढूंढ रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए कैसा है, ओल्ड एज के लोगों के लिए कैसा है, जो यूथ है उनके लिए कैसा है, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, एवरीबडी, लॉट ऑफ क्वेरीज और बहुत सारे सवाल कि 2026 साल आने वाला कैसा रहेगा। 2025 में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जिसने बहुत से लोगों को पेन दिया, उनकी फैमिलीज को बहुत पेन दिया, और शायद हिंदुस्तान के लिए भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे जो अच्छे नहीं रहे। इसमें सारा देश एकजुट था, उस पेन को फील किया, उस दुख को फील किया। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल अच्छा हो, भारतीयों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। लेकिन उसके बारे में एनालिसिस करके बताने वाला एक आदमी चाहिए कि 2026 का साल वाकई में कैसा रहेगा। अगर उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए तो सावधानियां क्या होनी चाहिए, और हमारी लाइफ को लेकर बाकी जो सवाल हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, बाकी सवालों को लेकर, वी हैव द स्पेशल गेस्ट, नन अदर देन डॉक्टर पूजा भाटिया, द गोल्ड मेडलिस्ट। पहले भी आप लोगों ने डॉक्टर पूजा भाटिया को हमारे इस खास पॉडकास्ट चाय के साथ दिल की बात में सुना है, और उनके व्यूज से बहुत सारे लोगों ने प्यार और अप्रिशिएट किया। अगेन वी हैव with a huge lot of respect, we again like to welcome डॉक्टर पूजा भाटिया। डॉक्टर पूजा भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। चाय के एक बार चाय पीते पीते फिर अब बात करेंगे। और 2025 का जो साल रहा बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा, हालांकि अच्छा भी रहा होगा लोगों के लिए, बट चैलेंजिंग रहा। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसने सबके मन में कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी याद छोड़ी जो आदमी मिटाना चाहेगा कि नहीं यार, ये चीज मैं अपनी लाइफ से इरेज करना चाहूंगा। तो हम आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे 2026 को लेकर। आपने अपनी एनालिसिस से क्या आपको लगता है 2026 कैसा रहेगा? सबसे पहले हम अगर बात करें, अगर हम 2026 1-1.5 महीने के बाद हम विल बी गेटिंग इनटू अ न्यू ईयर। 2026 कहते हैं कि सूर्य का साल कहा जा रहा है क्योंकि 10 नंबर है, और उसको लेकर आपकी पर्सनल जो अब तक आपने एनालिसिस किया, हाउ इट इज गोइंग टू बी 2026 आने वाला साल कैसे रहने वाला है? देखिए, 2026 की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का टोटल अगर हम करें तो 1 पे आता है जो सूर्य का साल है, जो सबको पता है कि 1 नंबर सूर्य का माना जाता है। अब 2026 को अगर आप देखो, 2 की एनर्जी 2 बार है और एक बार 6 की एनर्जी है। तो 2 मून का नंबर होता है और 6 जो होता है वो वीनस का नंबर होता है। तो दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। हालांकि 2026 सूर्य का साल जरूर है, लेकिन आप देखिएगा फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है 2026 में। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, मार्केटिंग हो, आप फीमेल का बहुत अहम रोल देखेंगे 2026 में। एंड ओवरऑल 2025 जिस तरह से मंगल का साल माना गया था और कहा गया था कि बहुत फायर एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, अब
देखिए 1 to 9 नंबर जो होता है ना न्यूमरोलॉजी में, 9 नंबर कंप्लीशन का होता है, वही 1 नंबर न्यू बिगनिंग्स का होता है। तो सूर्य का साल 1 नंबर न्यू बिगनिंग्स का है। तो जो 9 पे साइकिल खत्म हुआ था, जो हमने जो भी नेगेटिविटी देखी, अब आप देखिए एक तरह से नई शुरुआत का समय है। लोगों को नई चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नई तरह की चीजों में लोग इनोवेशन स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे। जो खत्म हुआ था, अब एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है 1 से लेके सूर्य का। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू गिव अस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एनी फील्ड। आप देखिएगा कि ग्लोबल लेवल पे भी बहुत नई नई चीजें एक्सप्लोर होंगी। एआई का आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग होंगी। एंड ओवरऑल जिस तरह सूर्य जो है वो हमारी सत्ता का कारक होता है, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्लोबल लेवल पे आप बहुत मेजर पॉलिटिक्स होते हुए देखेंगे 2026 में। तो दो इम्पोर्टेंट बातें कि एक तो क्योंकि मंगल का साल जो है जाने वाला है, तो नए 1 नंबर बिकॉज सूर्य का नंबर है, तो एक नई शुरुआत लोगों की जिंदगी में देखने को मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपने बात की कि जो वुमेन्स का, क्योंकि 2 नंबर उसमें वीनस हैं, क्योंकि वुमेन्स सेंट्रिक है, तो महिलाओं के लिए खासतौर पे बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, काफी स्ट्रांग। तो मतलब हमें घर की बेटी, लक्ष्मी, पत्नी, माँ, सबका विशेष तौर पर ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो सिर्फ 2026 में ही नहीं, हमेशा रखना चाहिए। वैसे तो हम रखते भी हैं, पर थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि साल उनका है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक 2026 को लेकर ना, एक जैसे भविष्य मालिका पुराण है, उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसको लेकर कई चीजें जो उसमें लिखी गई हैं वो कई चीजें कोरिलेट हो रही हैं, उसके हिसाब से ऑथेंटिक निकल रही हैं। उसको लेकर 2026 उसमें लिखा है कि 2026 थोड़ा भारी बताया जा रहा है जी। आपकी उसमें एनालिसिस क्या है? देखिए भविष्य मालिका में जितनी बातें बोली हैं, कई बातें सच भी हुई हैं जी। और अगर हम 2026 की बात करें तो 1 नंबर जिस तरह से सूर्य का साल है जी। तो ओवरऑल देखिएगा कि ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल होगी, गवर्नमेंट चेंज होंगी बहुत ज्यादा। ये इंडिया में भी हो सकता है, ये फॉरेन में भी हो सकता है, यूएसए में भी आप गड़बड़ देख सकते हैं इसमें। एंड ओवरऑल जिस तरह सूर्य का साल है, बहुत सूर्य एक गर्म प्लैनेट है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी 2026 में। तो काफी चीजें हैं जो हम कोरिलेट कर सकते हैं भविष्य मालिका से। तो अगर उसके हिसाब से भी सोचा जाए, अगर लगता है कि अगर उसमें लिखा है कि भारी रहेगा साल, तो प्रिकॉशनरी तौर पे व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो भी ऐसा कुछ लगे तो यार ये अगर हम सावधानियां बरतें तो ओवरऑल साल अच्छा बीतेगा? 2026 में सावधानियों की जहां तक मैं बात करती हूँ तो देखिए 1 नंबर पे हमारा 2026 आ रहा है, तो सूर्य का हम साल कह रहे हैं, लेकिन वहां पे राजा बृहस्पति है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ पे जुपिटर और सन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप देखिएगा गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, 1.5 लाख पार कर जाएगा, और बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर तो वो गए जमाने की बात हो जाएगी। हाँ, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इनिशियली थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस रहेंगी, गोल्ड थोड़ा सा डिप जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इंक्रीज होगा गोल्ड। तो आप जितने कैश रिच, जितना कैश फ्लो अपने पास रख सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। मैं ये सजेस्ट करूंगी। एंड ओवरऑल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, तो उस हिसाब से आपको अपनी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको आपको ध्यान रखने की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, बिकॉज गोल्ड के लिए ना हर आदमी बिकॉज अगर इंडियन मेंटालिटी की बात करें तो एवरीवन फील फैसिनेटेड अबाउट गोल्ड। तो आपने इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताई कि अभी प्राइस और बढ़ना है जी। तो हमारे जैसे आदमी तो फिर तो फिर तो गए जमाने की बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गोल्ड, अब वही बात है, हमारे इंडियंस को शादी ब्याह में गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, कि हम लोगों का शुरू से ही होता है कि गोल्ड बनाओ लड़की के लिए, इन्वेस्टमेंट है ना, और साथ में एसेट है, एसेट है। तो आई थिंक जहां जरा सा भी गोल्ड का प्राइस इनिशियली साल की स्टार्टिंग में अगर डिप होता है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अगर हम राशियों की बात करें, अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें, कौन कौन सी राशियां आपको लगता है कि 2026 के अंदर जिनके लिए भैया लकी साल होने वाला, जिनके लिए राशियां की भी 2026 में एंटर करते हैं उनके लिए कमाल हो जाएगा, और कौन सी राशि ऐसी हैं जिनका आपको लगता है कि भाई इनको सावधानी बरतने की जरूरत है 2026 में? देखिए जो सबसे अच्छी राशि है जिनको बेनिफिट होने वाला है 2026 में, सबसे पहले तो होगी वृषभ राशि, क्योंकि शनि का गोचर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, उसके अलावा मिथुन, कर्क और सिंह, इसमें गुरु का गोचर हमारा रहेगा, क्योंकि 2026 में गुरु भी अत्याचारी हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में गुरु जो है मिथुन में रहेंगे, उसके बाद कर्क में, और साल के एंड में सिंह में गोचर करेंगे। तो इन 3 राशियों को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे ज्यादा लकी राशि रहने वाली है मकर राशि,
क्योंकि मकर राशि के 7.5 खत्म हो गए। उन्होंने जो पिछले 7.5 साल में जितने अप्स एंड डाउन्स, पेन्स, धोखा, जो कुछ देखा था, अब वो उन्हें सूद समेत एक तरह से, जैसे कहते हैं ना कि भगवान शनिदेव अब उनको ब्लेस करने वाले हैं। वापसी का टाइम है, वापसी का टाइम है और बहुत तरक्की करेगी मकर राशि 2026 में। चलिए, मकर राशि वाले तो तैयारी कर लीजिए, अपने जितना भी लॉसी वॉसी किए रहे सारे बन लीजिए। और सावधानी की अगर हम बात करें, कौन सी राशि आपको लगता है कि उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है साल? देखिए, सावधानी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कुंभ राशि लूंगी, क्योंकि कुंभ राशि पे राहु विराजमान है इस टाइम, तो बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला है 2026 उनके लिए। एंड इसके अलावा मीन राशि, क्योंकि कुंभ, मीन और मेष इनकी 7.5 भी चल रही है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं इन तीनों राशियों के लिए बहुत चैलेंजिंग साल रहेगा। खास करके मीन राशि, क्योंकि इनकी 7.5 का दूसरा ढैया है, बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा इनके लिए, चीजें बहुत काम अटकेंगे, चीजें स्लो ही चलेंगी। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसी भी तरह की रिस्क अपनी लाइफ में इस सेकंड ढैया में तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ना लें। देखिए, कहते हैं कि कोई भी आदमी कहता है कि जीवन में आप कोई भी काम करो, अगर आप हेल्दी हो ना, तो टफ से टफ सिचुएशन भी आप निकाल लोगे, आप मैनेज कर जाओगे। बिकॉज इफ यू आर हेल्दी, तो आपको पता है कि मेहनत थोड़ी और लगेगी, टाइम की बात है। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक राशि आपको लगता है कि उनके लिए ये साल में हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको ये प्रिकॉशन इस साल में रखना चाहिए 2026 में, ताकि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मूथ रहे उनका ईयर? देखिए, कुंभ राशि, क्योंकि राहु का गोचर है उसमें, तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इमोशनल एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन उनको हो सकता है। साथ ही सिंह राशि, और दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जो हमारी मीन राशि है, क्योंकि 7.5 का दूसरा ढैया जनरली जो है वो हेल्थ इश्यूज लेकर आता ही आता है, तो इन 3 राशियों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या रहेगी कि अगर मतलब उसको ठीक रखना है, so what would be the best piece of advice? देखिए, मैं तो बोलूंगी कि शनि की जितनी रेमेडीज हो सके वो करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। और दूसरा, राहु के उपाय, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, वो बहुत बेस्ट उपाय होता है राहु का। आप जितना स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म होते जाएंगे। अगर हम नंबर्स की बात करें कि हर आदमी को ये एस्पिरेशन होती है, नया साल आ रहा है तो प्रॉपर्टी, धन, पैसा बढ़े, नाम शोहरत बढ़े, तो अगर हम स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स की बात करें, 1 नंबर, 3, 5, 6, 9, इन 5 नंबर वालों के लिए जिनका राउंड अप होके डेट ऑफ बर्थ और ईयर इस नंबर पे आता है, तो इनके लिए धन, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और इस हिसाब से साल कैसा रहेगा इन नंबर्स के लिए? देखिए, 1 नंबर वालों के लिए तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का साल है। साथ ही अगर मैं बात करती हूँ 3 नंबर हमारा गुरु का है, एंड राजा जो है इस साल का वो बृहस्पति है, तो 3 नंबर वालों के लिए भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 6 नंबर जो होता है हमारा शुक्र का नंबर होता है, और इसके अलावा जो हमारा नंबर है 9, मंगल का नंबर, तो क्योंकि मंगल और सूर्य भी आपस में बहुत फ्रेंडली होते हैं, अगर हम प्लैनेटरी हायरार्की की बात करें, तो इनके लिए इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें जॉब और बिजनेस की, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब में प्रमोशंस और आगे अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे नई जॉब तलाश रहे होंगे। आपके हिसाब से जॉब और अगर बिजनेस की बात करें तो 2026 साल ज्यादा बेहतर किन के लिए रहने वाला है, नौकरी करने वालों के लिए या बिजनेस करने वालों के लिए? देखिए, ये ऐसे हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब और बिजनेस सबके अपनी कुंडली के हिसाब से ही होता है, राइट? अगर इन्फ्लेशन आएगा या कहीं डाउनफॉल आएगा, तो वो दोनों उस जगह पे ही आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब चेंज की बात कर रहे हैं, तो जॉब चेंज में हम मकर राशि वालों को बोलेंगे कि बेस्ट टाइम है भैया, जॉब जंप करो, जॉब चेंज करो, तो देख रहे हो तो स्विच करो, अगर कुछ अच्छा मिल रहा है गो हेड। चाहे इवन मकर राशि वाले बिजनेस में ही क्यों ना हो, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आप देखो। साथ ही 1 नंबर वाले जितने भी हैं, जिनका भी जन्मदिन का टोटल जो है वो 1 पे आता है, उनके लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज इस साल खुलेंगी। जैसे मेरा 1 नंबर है तो पहले मेरा बताइए मुझे क्या करना है? आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी आपके पास। ठीक है जी, हम यही दिल से दुआ करेंगे कि सरस्वती विराजमान हो पूजा जी के, बिल्कुल, है ना, और जो आपकी असेसमेंट हमारा फ्लरिश करे, तो हम पूजा जी को लगातार ऐसे ही बुलाते रहेंगे और लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे जी। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, भारतीय इकोनॉमी की, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करें, तो क्या लगता है कि 2026 में अगर उस हिसाब से ट्रेंड क्या रहेगा बिजनेस का, इकोनॉमी का? व्हाट वुड बी दी
trends looking like in 2026? देखिए जनरली जब भी हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हम मेजर प्लैनेट्स देखते हैं शनि और गुरु का गोचर। अब शनि की बात करें तो शनि मीन राशि में है, और अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न से शनिदेव 11वें भाव में जो लाभ भाव में है। और अगर हम वैसे देखें तो शनिदेव जो है 9th and 10th लॉर्ड है, एंड ट्रांजिटिंग इन 11th हाउस विच इज लाइक अ वेरी गुड पोजिशन फॉर सैटर्न। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं कि कर्म का जो हमारा लॉर्ड है वो लाभ भाव में है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल तरक्की दिख रही है। ओवरऑल अगर इकोनॉमी की बात करें तो डेवलप रहेगी इकोनॉमी। साथ ही गुरु का गोचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में पहले गुरु आएंगे 2nd हाउस में, फिर आएंगे 3rd हाउस में, फिर आएंगे 4th हाउस में। तो ये तीनों ही गोचर इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो ओवरऑल इंडिया की सिचुएशन बेटर रहेगी। लेकिन हाँ, जहाँ राहु का गोचर 10th हाउस में है तो पॉलिटिकल उथल पुथल डेफिनेटली रहेगी। और अगर हम स्पेसिफिकली मंगल की बात करते हैं तो इंडिया की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, और मंगल इंडिया के लिए मार्केश की सिचुएशन में है। तो अगेन आप देखिए मंगल की दशा जैसे ही स्टार्ट हुई, एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुआ है, और अभी ऐसी सिचुएशंस और बन सकती हैं इंडिया में। कहीं ना कहीं इस तरह की घातक घटनाएं और घटेंगी 2026 में, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की भी कुंडली देखते हैं तो उनकी भी मंगल का ही पीरियड चल रहा है, और इंडिया की कुंडली में भी मंगल का पीरियड चल रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगी 2026 देश में भी डिस्टर्बेंस रह सकती है। और मोदी जी की अगर हम बात करें तो हालांकि वो अपना तीसरा टर्म उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, बट चैलेंजिंग साल रह सकता है, चैलेंजिंग रह सकता है उनके लिए। ओके। अगर हम 2026 के अलावा कुछ जनरल अगर हम चीज़ों पे भी बात करते हैं, जैसे हम ना रूटीन में बात करते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं ना तो लोग अक्सर बोलते हैं कि मंदिर जाओ तो पहले दायां पैर अंदर रखो, मंदिर जाओ। तो इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है, और व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए जब भी हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं, तो जो मेन दहलीज होती है मंदिर की, सबसे पहले तो उसमें अपना राइट हैंड, दाहिना पैर हमें आगे रखना चाहिए, बायां पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि राइट पैर जो है पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करता है और अंदर जाते हैं वक्त हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अंदर जाते हैं। साथ ही जो दहलीज होती है उसमें पैर नहीं रखना चाहिए, उसको लांघना चाहिए। कई लोग उस पर स्टेप अप करके जाते हैं, ठीक है, तो उस पर स्टेप नहीं रखना होता है, मंदिर की दहलीज को लांघ के जाना होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हम कहते हैं कि एक तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी का इनफ्लो लेकर मंदिर में एंटर कर रहे हैं, इसलिए राइट पैर हमेशा आगे रखना चाहिए। तो ये बेसिकली लॉजिक से लॉजिकली दिस सीम्स टू बी कि उससे लगता है कि हाँ इसके पीछे तर्क सही है इसका। जी बिल्कुल सही है। एक नॉर्मली हम पूजा जी जैसे सुनते हैं, हम नॉर्मली हम कोई भी आदमी मंदिर जाता है तो मंदिर में हम देखते हैं कि एक बेल होती है, हर आदमी उसको घंटी बजाता है, और उसके लिए अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं कि हर एक आदमी बड़े लॉजिक सुनने को मिलते हैं। हाउ डू यू टेक एंड व्हाट इज आपको क्या लगता है कि जो जेन्युइन लॉजिक है कि मंदिर में ये घंटी जो बजाई जाती है उसके पीछे क्या फाइन लॉजिक है? देखिए मंदिर में जब भी घंटी बजती है, एक तो जो घंटी की जो ध्वनि होती है वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको एलिमिनेट करती है। इवन आप जब अपने घर में भी घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं ना, कहते हैं ना कि जब आप घर में पूजा करते हैं तो हर कॉर्नर में आपको घंटी बजानी जरूरी होती है, क्योंकि घंटी की जो आवाज होती है उससे नेगेटिव वाइब्रेशंस दूर होती हैं और पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए हर इंसान जो मंदिर में जाता है वो घंटी जरूर बजाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मंदिर अगर आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि हमें जहाँ नेगेटिविटी लगती है वहां जोर से आपको ताली भी बजानी चाहिए। मंदिर में भी हम जब प्रार्थना करते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि ताली बजाने से वाइब्रेशंस जो है, उसकी जो वाइब्रेशंस है नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है। ये बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि अब ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि आप अगर जैसे घर पे शंख बजता है तो ऐसा लगता है कि एकदम से ना पीस और बड़ी कामिंग सा इफेक्ट है उसका। बेल बजती है, आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो घंटी बजती है तो ऐसा लगता है कि एक अलग सा ऑरा क्रिएट हो गया है। शंख से भी नेगेटिविटी जाती है, घंटी बजाने से भी नेगेटिविटी जाती है। आप शिव जी का डमरू छोटा सा होता है वो रखो, उसको बजाने से भी नेगेटिविटी जाती है। तो ये जो हमारी चीजें बनी हुई है ऐसी नहीं बनी हुई, इनके पीछे लॉजिक्स होते हैं। एंड अगर आपको कहीं भी आप देखना, आपको अपने घर में लग रहा है कि आज बहुत नेगेटिविटी लग रही है, किसी एरिया में बैठते हैं आपको वहां नेगेटिविटी लगती है, वहां कपूर जलाइए, आप वहां पे घंटी बजाइए, आप वहां जोर जोर से ताली बजाइए, आप देखना कुछ टाइम के बाद आपको वो नेगेटिव एनर्जी लो लगने लगेगी और पॉजिटिविटी फील लगेगी। ये बड़ी सही बात की आपने। अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं ना घर में मान लो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जैसे आपने बड़ी एक वैलिड पॉइंट बताई, अगर नेगेटिव लग रही है तो कपूर जला सकते हैं, बेल बजा सकते हैं। आमतौर पे एक ना पूजा के अंदर खास तौर पे बैठा हुआ बड़ा ऑब्जर्व करा है कि मान लीजिए पूजा चल रही है, हवन यज्ञ चल रहा है, तो बड़े लोग होते हैं थोड़े टाइम बाद यॉर्निंग करने लगते हैं, उनको नींद आने लगती है।
तो ऐसा क्या कि उनका मन नहीं लगता इसलिए आने लगती है, या उसका सूदिंग इफेक्ट इतना होता है कि मन शांत और स्थिर भाव में चला जाता है तो उस वजह से वो ऐसा होने लगता है? देखिए बिल्कुल इसके ना दो रीजंस हैं। एक तो जो आपने बताया सूदिंग इफेक्ट है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो एक तरह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है पूजा में, ठीक है, तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आती है। जब नेगेटिविटी बाहर आती है तो वो कैसे आएगी? यॉर्निंग की फॉर्म में आएगी, या तो हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, हम मतलब बहुत ईज आउट हो जाते हैं, बिल्कुल स्थिर भाव आने लगता है, स्थिर भाव आने लग जाता है। तो इस वजह से भी यॉर्निंग करते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन वहां नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है पूजा में, हम डिस्टर्ब हैं कहीं ना कहीं, या तो हम फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं या हम इमोशनली या मेंटली ड्रेन्ड आउट है, इस वजह से भी उबासी आती है। जब बड़ी बार ना जैसे सुनने में मिलता है कि कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए सोचते हैं, या किसी आदमी का काम बड़ा फ्लरिश कर रहा है, चलते चलते काम डाउन हो जाए, कोई आदमी बड़ा हेल्दी जीवन भर रहा है, एकदम से उसको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, तो लोग बोलते हैं इसको नजर लग गई। बच्चों में तो हम सुनते ही थे कि पेरेंट्स जो है काला टीका लगा देते हैं, बट क्या वाकई में ही नजर लगती है? और अगर नजर लगे तो उसको करेक्ट करने की फाइनेस्ट रेमेडी क्या है, अगर किसी को ऐसा लगे कि यार वाकई में ही किसी आदमी ने ऐसा कुछ जिसकी वजह से नजर लगी उसको? देखिए नजर दोष बिल्कुल होता है, और ये बहुत लोगों को होता है। आप देखिए कि आजकल लोग ना दूसरों की तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम से इतने परेशान नहीं है जितना दूसरों को खुश होता देख के, तरक्की करता हुआ देख के। इसने गाड़ी कैसे ले ली? हाँ, इसने गाड़ी कैसे ऑल्टो में था ये, आज ये मर्सिडीज कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई? ये ऐसा क्या कर रहा है? तो एक तरह की एविल एनर्जी, एविल आई होती है जो हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा सा पोस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम बीमार पड़ गए, हस्बैंड वाइफ ने कुछ पोस्ट किया, उसके बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, जब वो किसी को हंसते खुश होते हुए देखेंगे सोशल मीडिया में, तो एक मन से ना एक आह निकलती है कि यार इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। वो अनजाने में भी ना एक टोक दूसरे की लग जाती है कि यार काश मेरे साथ भी ऐसा होता। तो वो काश जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक एविल एनर्जी कास्ट कर देता है। तो नजर दोष होता है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप कुछ भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं नजर लगती है आपको। अब इससे बचने का क्या उपाय है? देखिए सबसे पहले तो जितना हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक को अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स भी सोशल मीडिया में डालने होते हैं। देखिए अगर आप प्रोफेशनली डाल रहे हैं दैट इज ओके, बट पर्सनल मूवमेंट्स को पर्सनल रखना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है बार बार नजर लग रही है तो आप घर में जो है हवन करवाते रहिए, पाठ पूजा करवाते रहिए। काला टीका जो हम कहते थे कि हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स लगाते थे, बड़ों को भी लगाना चाहिए अगर ऐसा, बिल्कुल लगा सकते हैं काला टीका। अगर आपको बार बार नजर लगती है, आप काला धागा पहन सकते हैं अपने गले में, गर्ल्स अपने पैर में पहनती है। तो ये कुछ उपाय होते हैं जो आप रेगुलरली कर सकते हैं। अच्छा, आजकल ना ये देखा, जैसे नजर की बात करें तो आजकल ईविल आई का बड़ा ट्रेंड है, तो उसमें देखते हैं कि लोग ना बड़ी ईविल आई घर के बाहर भी लगा देते हैं। अच्छा, लोगों ने क्या कि छोटे छोटे ब्रेसलेट्स में डालने शुरू कर दिए, गले में लॉकेट डालना शुरू कर दिया। तो इसके लिए क्या कि आप हर जगह, ऐसा तो नहीं कि आप मान लो दिन में 4 जगह तो चारों जगह ईविल आई लेके घूम रहे हो। कई लोग हैं जो गाड़ी में भी लगा रखी है, हाथ पे भी बांध रखी है, घर पे भी बांध रखी है। तो क्या कोई एक ऐसी चीज है भी जो एक रेमेडी बंदा कर ले और उसको लगे यार कि वो हर तरह के नजर दोष से उसका बचाव करेगी? देखिए जब भी आपको लगता है कि आपको बार बार नजर लग रही है, ठीक है, तो आप ना मतलब जैसे आप हर मंगलवार को आप जाइए भगवान के मंदिर जाइए और वहां जाके टीका लगाइए और आप वहां जाके दिया जला दीजिए हनुमान जी के यहाँ पे। और आप घर से निकलते हैं तो आप हल्दी का या केसर का टीका लगा के निकलिए। हल्दी और केसर का टीका यहाँ और अपनी नाभि पे लगा के देखिए। सब इससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आप बचेंगे, और दूसरा आपके काम में आने वाली कोई भी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी और आपके काम बनेंगे। That is very nice। मुझे लगता है मैंने खैर हाल फिलहाल में बड़े लोगों को केसर के टीके लगाए देखा भी है, तो मैं अब कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली अच्छा उसके पीछे क्या लॉजिक है। अच्छा, एक आजकल ना यूथ में बड़ी फीलिंग होती है, एक डेजा वू टाइप की फीलिंग होती है कि जैसे किसी के साथ कुछ हुआ, उसको लगता है ये तो मैं पहले हो चुका है या पहले मैं जा चुका हूँ, ये तो मेरे माइंड में। तो क्या ऐसी चीज का जो आदमी प्री कंसीव्ड नोशन इस तरह के आते हैं, क्या उनका किसी की पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, आपने महसूस किया होगा कि ये चीज हम पहले कर चुके हैं, या ये चीज तो पहले हो चुकी है, ये मैं पहले भी बोल बहुत बार होता है ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आती है कि अरे ये तो हो चुका है मेरे साथ पहले। और लोगों को लगता है कि ये तो कहीं कुछ पास्ट लाइफ का मेरे उससे कनेक्ट हो रहा है। बट एक्चुअली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो डेजा वू फ्रेंच में अगर हम मीनिंग करते हैं दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन सीन, कि पहले ये हम देख चुके हैं। बट अगर हम साइंटिफिकली इस चीज को देखते हैं तो इसका मीनिंग
थिंक होता है कि जैसे हमारी ब्रेन एक तरह से कंप्यूटर है, राइट? उसमें मेमोरी स्टोर होती है हमारी। कई बार हमारी सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जब सिग्नल जाते हैं ना, उसमें कुछ सेकंड्स का ग्लिच होता है। तो एक तरह का मेमोरी ग्लिच आप इसको बोल सकते हैं कि उस 1 सेकंड में जो सिग्नल की जो ग्लिच होता है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ओ ये चीज पहले भी हो चुकी है। पास्ट लाइफ से इसका कनेक्शन कई केसेस में देखा गया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर केस में ऐसा होता है, बट अगर डेजा वू की फीलिंग आपको बार बार होती है और वो कुछ सेकंड से बहुत ज्यादा लास्ट कर रही है, देन देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और मेडिकल इशू व्हिच यू हैव टू गेट चेक्ड। तो वो फिर आपको एक कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बजाय कि सोच के कि डेजा वू हो रहा है। हाँ। पता लगे वो सोच के आप आयरलैंड में घूम रहे हो, आयरलैंड तेरा चाचा नहीं आज तक कभी, तू कहाँ घूम रहा है आयरलैंड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ना आजकल बड़ी उस पर, मतलब मैं कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकल जाता है। कई जगह सुनने में आता है कि भाई जब आप आरती करते हो, जैसे हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए बाद में आरती करते हैं, तो आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए। तो इस पे डॉक्टर पूजा भाटिया से बढ़िया पर्सन कौन हो सकता है इसको बताने के लिए कि इसके पीछे कोई वास्तविकता है या जस्ट कुछ इस तरह? लक्ष्मी माता की आरती क्यों नहीं करनी चाहिए, आप मुझे बताइए। बचपन से करते हम तो करते हैं, मैं तो आपसे और एक रील निकली कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं करनी चाहिए, तो हम आरती करना बंद कर देंगे। आप देखिए, जब भी हम किसी भगवान की पूजा आरती करते हैं, तो आरती एक तरह का पूजा की विधि को कंप्लीट करती है। ठीक है कि हे भगवान, हमसे अगर कोई पूजा विधि में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई, तो उसे माफ करना और हमारी आस्था को स्वीकार करना, हमारे भाव को स्वीकार करना। आरती करने का मतलब यही होता है। और 16 विधियां होती हैं, उनमें से हम आरती को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये हम नहीं कहते कि हम लक्ष्मी माता को विदा कर रहे हैं। लक्ष्मी माता की आरती करने से उनका जो है आशीर्वाद ही हमें मिलता है और पॉजिटिविटी आती है। जो विदा करने का प्रोसीजर होता है वो विसर्जन का होता है कि आपने जब विसर्जित कर दिया तो आपने विदा कर दिया, जिस तरह से हम गणपति में करते हैं। बट लक्ष्मी में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी वहम या डाउट माइंड में डालना चाहिए कि आरती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आरती करनी चाहिए और पूरे मन से करनी चाहिए। अच्छा, एक ना अभी ऑफ लेट एक रिसेंटली आपको हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे पूछा था कि जो लास्ट टाइम एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, फिर उसके बारे में एक थोड़ी सी स्टडी तो नहीं कहेंगे, कुछ ओपिनियंस निकल के आए थे कि भाई किसी ने कहा कि जी हमने उनकी कुंडली देखी थी और उन्होंने पीछे पास्ट लाइफ में जंगल जलाया था, तभी उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। अभी जो ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, अभी रिसेंटली दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट हुआ, क्या इसको लेकर भी कोई ऐसी चीज निकल कर आई? और दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड द सेकेंड थिंग, जब एस्ट्रोलॉजर्स अपनी स्टडी से, भाव से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सरकार किसकी बन सकती है, साल कैसा होगा, काम कौन सा करना चाहिए, तो ऐसी चीजों को लेकर भी कोई पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन की मतलब एक चांसेस होते हैं कि यार भाई इस फलाने दिनों के बीच में इस तरह का हादसा हो सकता है, तो ये जगह को पर थोड़ी सी ज्यादा कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, सरकार को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए टाइप्स? ये प्रेडिक्शन दीपक जी मैंने सितंबर में ही दी थी जब ग्रहण हुआ था जी। क्योंकि उस टाइम पे जब हमने इंडिया की कुंडली का एनालिसिस किया था तो मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है, मैंने आपको बताया। एंड मंगल मार्केश है इंडिया की कुंडली में, और ग्रहण जब लगता है ना तो ऐसी स्थितियां विद इन 30-45 डेज ऑफ ग्रहण इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो ग्रह नक्षत्र बहुत इजीली पिन पॉइंट करते हैं। और मैंने तो इंडिया न्यूज पे ये चीज बोली भी थी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज होने का अंदेशा हो रहा है इंडिया में, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो डेफिनेटली ग्रह गोचर ही ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। ये जो आप जो बोल रहे हो कि एयर इंडिया के प्लेन का हुआ है कि किसी पुराने लाइफ में जंगल जलाया था, ऐसा मुझे कोई लिंक नहीं लग रहा है। इट्स ऑल प्योर प्लैनेटरी इम्पैक्ट। अभी अपने जैसे ग्रह की बात की, तो आजकल ना हर आदमी को होता है क्योंकि एवरीबडी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और नॉलेज इतनी ज्यादा है, तो हर आदमी चाहे ना चाहे फिर भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। कोई स्पेसिफिक ग्रह किसी की कुंडली में बैठे हों, अगर हम बात करें कि कोई आदमी कहे कि भैया इसकी अगर XYZ की कुंडली में अगर ये वाले ग्रह में तो 100% ये कामयाब होगा, इसको नेम फेम पैसा सब मिलेगा, वो कोई कौन से ऐसे ग्रह हैं जो किसी की कुंडली में तो भैया उसका बेड़ा पार हो गया? देखिए, सूर्य को हम ग्रहों में राजा मानते हैं। अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड है, उच्च का है, 10th हाउस में है या 11th हाउस में, और उसकी दशा भी आ गई है और ग्रह गोचर भी आपका पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में तरक्की लिखी ही लिखी है। क्योंकि ऐसा इंसान गवर्नमेंट से रिलेटेड काम बहुत अच्छे कर सकता है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है।
इसके अलावा हमारा जो राहु प्लैनेट होता है, राहु हमें सडन सक्सेस देता है, ठीक है। अगर राहु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी सिचुएशन में, राहु की दशाएं भी चल रही है, गोचर भी आपका पॉजिटिव है, तो वो आपको रातों रातों करोड़पति बना देगा। मतलब आपने देखा है कि कोई रील एकदम से वायरल हो जाती है, कोई इंसान एकदम फर्श से अर्श पे या अर्श से फर्श पे आ जाता है, वो अपनी दुकान पे जलेबी बना के सोया। एग्जैक्टली, पूरे देश में जलेबी की चर्चा हो रही है उसकी। तो वही बात है, तो वो प्लैनेटरी इम्पैक्ट ही होता है। अच्छा, अगर इसके साथ जैसे अब हमने न्यूमरोलॉजी की बात की, प्लैनेट्स के अलावा ग्रह की बात करी, तो न्यूमरोलॉजी में भी कुछ टॉक्सिक नंबर्स भी होते हैं, बिकॉज वी कीप ऑन हियरिंग दिस कि न्यूमरोलॉजी में टॉक्सिक नंबर, तो टॉक्सिक नंबर्स का क्या ये लॉजिक है? देखिए, टॉक्सिक नंबर्स नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी कि कुछ ऐसे बोल्ड नंबर्स होते हैं जिनसे आप पंगा नहीं ले सकते, ठीक है, बच के रहना है, बच के रहना है। जैसे नंबर 1, ये लोग जो होते हैं ना, किसी से पंगा नहीं लेते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती हैं और बहुत लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इनसे पंगा ले लिया तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 जो होता है, राहु का नंबर होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, ये मतलब आपको मिनट से पहले आपके साथ माइंड गेम खेल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इनसे पंगा ले लिया तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो 1 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और साथ ही अगर मैं बोलूं कि 8 नंबर वाले शनि के नंबर वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, पंगा नहीं लेना। पंगा ले लिया तो ऐसा आपको, मतलब इनका तो, इनकी तो मुंह से बोली हुई बात भी सच हो जाएगी। अगर इन्होंने गुस्से में भी बोल दिया ना, तो कहते हैं कि इनकी बात सच हो जाती है, वो फिर इनका समझो वो तथास्तु वाला है, तथास्तु वाला है। और वही 9 नंबर मंगल वाला, वैसे ही एग्रेसिव नंबर है, ठीक है, ये गुस्से में वैसे ही रहते हैं, तो इनका तो मारने का तरीका ही आप एक तरह से आप बोलो कि बिल्कुल ही अलग होता है, कि गुस्से में कुछ भी कर जाएंगे। तो ये नंबर कुछ होते हैं जिनसे आप थोड़ा सा मतलब अच्छे से डील करो, पंगा मतलब अच्छे से डील करो। पीसफुल आदमी वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, छेड़ोगे नहीं जब तक। एग्जैक्टली। तो इनसे 1, 4, 8 और 9, 1, 4, 8 और 1, 4, 8 भाई, इन चारों में थोड़ा सा सतर्क रहना कि जरा देख के, अगर कोई किसी का पंगा है तो सॉर्ट आउट कर लो, बाद में मत बोलना बताया नहीं था, पूजा जी ने बता दिया जी। अच्छा, हम ना लक और किस्मत की कई बार बात करते हैं। जैसे मेरे को अभी ना एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, डीडीएलजे में काजोल पूछती है शाहरुख खान से कि तुम्हारी कभी लाइफ बढ़ने देखा था, अभी कोई ऐसी मिली नहीं, तो मैं वेट कर रहा हूँ। और वो फिर क्या होता है कि वो खुद ही साथ होते हैं, उनको पता नहीं होता किस्मत ने उनको मिला चुकी है, बट दे जस्ट, वो कहते हैं ना कि बादलों से वो चेहरा हटता है, जो काजल बोलती है। तो क्या वाकई में ही किस्मत ही तय करती है आपको कब किससे मिलाना है? इट इज ऑल डेस्टाइन्ड, ऑल डेस्टाइन्ड, इट इज ऑल डेस्टाइन्ड। हम डेस्टिनी में किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, कौन हमारा लाइफ पार्टनर होगा, किससे हम धोखा खाएंगे, किसके साथ हम बिजनेस करेंगे, ये सब ऑल प्री डिस्टाइंड होता है। आप और मैं यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ये भी प्री डिस्टाइंड है। तो डेफिनेटली जो हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, दैट इज ऑल डेस्टिनी। और कहा जाता है कि सोल फैमिली में हम अपने पार्टनर्स खुद चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी लाइफ का लेसन कुछ ऐसा है कि मुझे पेशेंस सीखना है, तो मैं ऐसी फैमिली में जन्म लूंगी, ऐसी फैमिली चुनूंगी जो जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा, ठीक है, और मुझे पेशेंस, हर मिनट पे मेरा पेशेंस टेस्ट होएगा। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, एंड सोल ये चीजें अपनी लाइफ के लेसन्स जो होते हैं ना, वो खुद चुनती हैं। ये बड़ी वैलिड बात कही आपने। मैं, बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग बात है वैसे कि एक आदमी को पेशेंस सीखनी है तो उसका जन्म ही ऐसे करेगा जो सारा दिन कुत्ते खानी हो रही जहाँ सारा दिन कुत्ते खानी हो रही। मेरे को आपकी बात से आ रहा है कि मैं आई वाज गोइंग थ्रू स्क्रॉलिंग द रील, तो एक रील बड़ी बीच में वायरल हुई थी कि भाई रिश्ते कैसे होते हैं। जब ब्रह्मा जी बैठ के रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते कैसे करते हैं। क्या वो लड़की पूछते कि लड़की बड़ी शांत दिमाग की है, क्या लड़का बड़ा गुस्सा है, बना दो भी जोड़ी इनकी, बना दो जोड़ी रब ने बनाया, क्या बना दो भी जोड़ी। क्या भी एक आदमी बिल्कुल इमोशनल है, बात बात में इमोशनल है, दूसरा 100% प्रैक्टिकल है, कभी जिनकी जोड़ी बना दो, करा दो उनकी शादी। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है ब्रह्मा जी के ऊपर बैठे ये चैन से नहीं रहने देते, एक जैसे लाइक माइंडेड वाइज नहीं देते आदमी। तो लाइफ इजी नहीं हो जाएगी। आप बताओ, आपने किसी की लाइफ इजी देखी है? हर एक की लाइफ स्ट्रगलिंग है, हर कोई साइलेंट बैटल्स फाइट कर रहा है, कोई बाहर आके चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, हाय मेरे साथ ये हो गया। लाइफ इजी होनी चाहिए, क्यों इतनी टफ है लाइफ? मतलब ये मृत्यु लोग है दीपक जी यहाँ पे। नहीं, लेकिन आदमी तो सोचता है कि यार कि इतने सारे कर्मों के बाद इंसान की मनुष्य योनि मिली है, तो वो तो लकी आदमी। तो मनुष्य योनि हमें क्यों मिली, आप ये भी तो समझिए ना। मृत्यु करने होने के लिए नहीं, मनुष्य योनि हमें अपने कर्म सुधारने के लिए मिली है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना कि एक स्पीशीज है जिसमें ब्रेन है, कुछ करने की क्षमता है। हमें मनुष्य योनि मिलती है अपने कर्म सुधारने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मेटेरियलिस्टिक चीजों में खो जाते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे आज एक गाड़ी चाहिए, अब मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए।
मानवता तो हम भूल ही चुके हैं आज की जो डेट में। असली गोल है जिसके लिए जन्म मिला है उससे डिस्ट्रैक्ट होके बाकी चीजों में उलझे हुए हैं। एग्जैक्टली, मानवता हम भूल चुके हैं। अब आप देखो स्ट्रीट डॉग्स का जो केस हो रहा है, आप खुद देखिए कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं कुत्तों के साथ। कोएग्जिस्टेंस तो हम भूल गए हैं, कंपैशन भूल गए हैं, एम्पैथी नहीं है हमें। लोग कहते हैं कि इतना प्यार है तो स्ट्रीट डॉग्स को घर ले जाओ। अरे क्यों घर ले जाएं? ये उनकी भी जगह है, उनका भी घर है। सारी सृष्टि में इतने जीव जंतु रह रहे हैं। हाँ, हम तो भंडारा भी लगाते तो क्या भिखारियों को भी घर ले जाएं? आप बताइए। हम तो चिड़ियों को भी दाना डालते हैं, तो हम क्या चिड़ियों को भी घर ले जाएं? हम तो गाय को भी रोटी खिलाते तो गाय को भी घर ले जाएं। तो कुत्तों को क्यों घर ले जाएं भाई? वो उनका स्ट्रीट ही उनका घर है। हम उनका इलाज करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, उनको प्यार नहीं कर सकते स्ट्रीट डॉग्स को तो कम से कम उनको दुत्कारो मत। एग्जैक्टली, उनको ना वो मत करो कि भगाने का और इस तरह की कोई इंटेंशन मत रखो। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना कर्म ही तो खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये खराब कर्म करके आप अच्छा सक्सेस कर जाओगे लाइफ में? कभी नहीं कर पाओगे। विद इन 1 ईयर और 2 ईयर जिन जिन लोगों ने कुत्तों के साथ हरकत करी है या गलत किया है, आप देखना कर्मा विल कम बैक टू देम। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूजा जी। और मुझे लगता है कि जीव कोई भी हो, कंपैशन और एक बोलते हैं ना उसके प्रति आप, क्योंकि आपने बताया कि आदमी का इसीलिए हो है कि आप मानवता वाला भाव तो रखो ना आप। Exactly. तो एटलीस्ट एक जीव है, उसको जीने के लिए मिला है, चाहे उसको योनि कोई मिली हो, उसको स्पीशीज कोई मिला हो, बट वो आया दुनिया में, उसको जो भी जीवन मिला उसके कर्मों के हिसाब से, पास्ट कर्मस के हिसाब से, तो उनको अच्छे से जीने के लिए आप अच्छा नहीं बना सकते तो बुरा तो मत बनाओ। बुरा मत। आपको कुत्तों से डर लगता है, वो मुझे समझ में आता है। आप दैट यू हैव फियर ऑफ डॉग्स कि काट ना ले। डर अपनी जगह है, लेकिन क्रूएलिटी इज नेक्स्ट लेवल, राइट? आप क्यों क्रूएलिटी कर रहे हो? आप डर रहे हो। आप अगर आज एक बच्चे को कंपैशन सिखाओगे ना, आपको जिस कुत्ते से डर लगता है ना, उसको 2 दिन बिस्किट डाल के देखो, पूंछ लाता वो आपके पीछे आएगा। तीसरे दिन हो सकता है बेस्ट बडी बन जाए आपका। एग्जैक्टली, आप उसको डंडे से मार रहे हो, वो और एग्रेसिव हो रहा है। आप उसको, हम कहते हैं ना इंसानों में भी प्यार की भावना जताओ कि वो गले लगा लो और ऑल इज वेल। हम ये सब क्यों बोलते हैं? जादू की जप्पी जो हम बोलते हैं, इनको भी तो दो ना। इनको भी तो देके देखो। और बल्कि आप एक बार दोगे इंसान को तो हो सकता है फिर विश्वास ना हो। अरे फॉर्मेलिटी में मिल रहा है, मेरे से झूठा मिल रहा है। वो तो जीव तो सिर्फ आपके भाव के लिए आपके पास आए। 2 बार मैं कहती हूँ, जिस भी कुत्ते से आपको डर लगता है 2 बार आप उसको बिस्किट डाल के देखो, तीसरे दिन वो आपका फ्रेंड बन जाएगा और आपको प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाएगा। मेरी तो गली में इतने कुत्ते हैं, सारे के सारे। अगर मैं आधी रात को बाहर निकल जाती हूँ ना, तो मेरे साथ पूरा स्क्वाड चलता है। आप कभी देखना मेरे साथ पूरा Z+ सिक्योरिटी, पूरी Z सिक्योरिटी चलती है मेरे साथ। तो किस दिन इसका लाइव डेमो देखने आएंगे। लाइव डेमो हम देखेंगे पूजा जी की स्ट्रीट में। अच्छा, आजकल ना जेनजीज का बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि है ना कि हम तो मिलेनियल वाले हो गए, नहीं हमने वो टाइम भी देख लिया जब बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं 5,000 रुपए में घर चल जाया करता था और बड़ी छोटी जरूरतें होती थी और एक VCR में पूरी गली इकट्ठी होती थी। और जेनजीज को भी हर आदमी को अपना नेटफ्लिक्स अलग चाहिए। तो जेनजीज का रिलेशन भी वैसे है, रिश्ते भी वैसे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी उतनी स्ट्रांग है, बदलती भी बड़ी जल्दी है। तो इनके जेनजीज के ना एक टर्मिनोलॉजी बड़ी ज्यादा सुनने को मिलती है, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स जी। अच्छा, क्या होता है कि फिर भी किसी आदमी को, खासतौर पर जेनजीज को पता भी लग रहा है कि सामने वाले से ना आपको यू गेटिंग रेड फ्लैग्स, यू आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिव नोशन, but they still keep on persisting with that. Right. So how do you take it? And as per your notions, red flag, green flags क्या है भैया? और अगर किसी को समझ में आ जाए कि भैया रेड फ्लैग दिख रहा है बार बार, तो समझ जा। रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग्स के केसेस इतने आते हैं दीपक जी, जेंजी के इतने केसेस आते हैं मेरे पास रिलेशनशिप से रिलेटेड। आखिर चाहता क्या है जेंजी? चाहता है प्यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सही है उसको गलत इंसान ही मिल रहा है हमेशा। हाँ, ठीक है, ग्रीन फ्लैग को रेड फ्लैग ही मिल रहा है। yes. अब उसके रीजंस क्या हैं? रीजन ये है कि अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे अपना पार्टनर बहुत हैंडसम और बहुत गुड लुकिंग चाहिए या बहुत रिच चाहिए, मुझे ऐसा इंसान मिल गया, तो उसकी बस वो 2 क्वालिटीज पे मैं फोकस करूंगी। मैं उसके अलावा उसका टॉक्सिक बिहेवियर, उसका एग्रेसिव बिहेवियर, उसका पॉजेसिव बिहेवियर, उसको इग्नोर करती चली जाऊंगी कि चल यार गुड लुकिंग तो है, अमीर तो है, क्या हो गया पॉजेसिव है, क्या हो गया थोड़ा सा एग्रेसिव है। हम इग्नोर करते चले जाते हैं और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद एक होप है कि ये फ्यूचर में बदल जाए, मैं इसको प्यार दूंगी तो ये शायद बदल जाएगा बंदा। लेकिन जो इंसान की पर्सनालिटी होती है ना, वो कभी नहीं बदलती है। बहुत बेसिक नेचर नहीं बदलेगा। आप रेमेडीज करवा के उसमें थोड़ा बहुत चेंज ले आओगे, या तो कोई ऐसी बहुत मेजर इंसिडेंट हो जाए कि इंसान को कंप्लीटली चेंज कर दे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में इंसान का बिहेवियर नहीं बदलता। रेड फ्लैग जो होता है ना, जेंजी इग्नोर करते हैं इन द होप कि शायद ये बंदा चेंज हो जाए,
या फिर कि ये तो वही बंदा है जैसा मुझे चाहिए था, क्या हो गया अगर एक दो चीजें ये है। और कई बार इमोशनली इंसान इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाता, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि वो आपको टॉक्सिटी की सारी हदें पार करके आपको परेशान कर रहे हैं, फिर भी आप उसके साथ लगे हुए हो कि शायद ये चेंज हो जाए, शायद ये चेंज, छोड़ ही नहीं पा रहे हो। और एक फियर ऑफ लोनलीनेस जो है ना, ये जेन ज़ी में बहुत ज्यादा है कि अगर ये चला गया मेरी जिंदगी से तो कौन आएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी। एक वो बहुत बड़ा रीजन है कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो। अच्छा, एक ना जेन ज़ीज़ के अंदर एक और भी चीज है कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम को लेकर बड़ा इनका बड़ा सवाल रहता है। उसको लेकर कैसे, मतलब हाउ डू दे टेक इट एंड हाउ टू डील विद दिस, ये जो राइट पर्सन रॉन्ग टाइम वाली इनकी टर्मिनोलॉजी है। देखिए, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम क्या होता है कि सपोज किसी की शादी किसी और के साथ हो गई, लेकिन अपने पार्टनर में वो सब नहीं मिला, फिर आप अपने ऑफिस में किसी ऐसे इंसान से मिले कि जिसमें वो सारी क्वालिटीज थी जो आपको चाहिए थी अपने पार्टनर में, तो ये राइट पर्सन रॉन्ग टाइम हो गया ना। कि अब तो यू आर मैरिड टू समबडी एल्स बट नाउ यू मेट समबडी एल्स एट मुझे लगता है जो ये पिछले जो इतने सालों से शादी चल रही है मिलेनियल टाइम की, मुझे लगता है तो 90% तो राइट पर्सन रॉन्ग टाइम ही होगा। 90% हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था ना, इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। हमें शादी के टाइम पे बोला गया था कि बेटा यही तेरा घर है, निभानी पड़ेगी, कभी लड़ झगड़ के आ मत जाइए वापस, ठीक है। तो हमें अब वही तेरा घर है, तो पिकनिक मनाने आओ। डिवोर्स शब्द तो हमारे माइंड में कभी आया भी नहीं था कि हमें डिवोर्स लेना है या ये ऑप्शन भी है। आज की डेट में तो 6 महीने हुए नहीं, हम मुझे तो डिवोर्स चाहिए। तो आज की पेशेंस लेवल खत्म हो गया है, पेशेंस लेवल खत्म है, एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। अच्छा, सब विमेन्स इंडिपेंडेंट हो गई, उनको लगता है मैं उससे ज्यादा कमा रही हूँ। और एक मैं बात बताऊं दीपक जी, कहीं ना मैं जेन ज़ी के ये जो अलग होने का वो है ना, उसको मैं सपोर्ट भी करूंगी, क्योंकि हमारे टाइम की कई लेडीज हैं जो जिन्होंने सफर किया है, इतना उन्होंने एडजस्ट किया है, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने खराब कर दी। अगर आपको लग रहा है ना कि ये रिश्ता नहीं चल रहा, तो बेटर है उसको खत्म कर दो, क्योंकि वो भी अपनी जगह ठीक है कि एक जिंदगी मिल रही है, क्यों घुट घुट के जीना। बिकॉज ये देखो, इस एज अ मेल ऑल्सो पर्सनली भी मैं इस चीज को, आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज वी हैव सीन ऑफ लेट ऑल्सो, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं, बट वी हैव सीन अराउंड ऑल्सो कि बहुत सारी लेडीज हैं जिनको पता लगता है कि उनमें कोई कमी भी नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द फैमिली, चाहे उनके हस्बैंड की, उसकी वजह से उन्होंने सालों तक एडजस्ट किया और अपनी जिंदगी, सारे शौक अरमान सब मार दिए, यही सोच के कि कभी ठीक हो जाएगा, अच्छा चलो बच्चे हो गए तो बच्चों को बड़ा करना, उनकी शादियां करना, बस उसी में अपनी जिंदगी काट, जिम्मेदारियां निभाती जा रही हैं। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब आप देखिए जितने मिलेनियल किड्स हैं, आप देखिए मदर इन लॉ का कॉन्सेप्ट कितना चेंज होता जा रहा है। आपने देखा कि पहले जमाने की मदर इन लॉ जो सिर्फ ताने मारती थी, सिर्फ काम करवाती थी, आज की मदर इन लॉ का आउटलुक ही चेंज है कि जो सफरिंग मैंने देखी है वो मेरी बहू ना देखे, जो प्रॉब्लम मैंने मेरे हस्बैंड के बीच में मेरी सास की वजह से हुई थी, अब वो मेरा बेटा बहू ना देखे, वो खुश रहे। पहले तो रिवेंज वाला होता था, अच्छा मेरे को इतना किया ना, मैं आने दो इसको बहू को, एग्जैक्टली इसको मैं बताऊंगी सास क्या होता है। आजकल की सासें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं ये बोल रही हूँ, जो 70s 80s 90s की सासें बनेंगी, वो बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप, बहुत प्यार करने वाली सासें बनेंगी। सास और बहू की फोटो वीडियो आती, गेस सास कौन है, क्योंकि सास लगती नहीं, ये होता है कि चेक करो कि सास कौन बहू कौन है, तो लोग उसमें डाल रहे होते हैं आप सास हो गए, नहीं ये है सास। मैं तो बहू हूँ, तो ये भी बड़ा कॉमन है। अच्छा, मैं एक मतलब बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन जो एवरीबॉडी वांट्स टू नो द जेन्युइन आंसर एंड अ जेन्युइन लॉजिक बिहाइंड इट। मुझे लगता है इफ गिवन एन ऑप्शन टू अ वुमेन, एनी वुमेन, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन्स, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप एक इंटेलेक्चुअल वुमेन है, इफ गिवन अपॉर्चुनिटी टू अ वुमेन कि आपको एक आदमी से शादी करनी है, वो आदमी शरीफ है, सिंपल है, गरीब है, स्मार्ट भी है, पैसा नहीं है, और एक आदमी उसका अंधा पैसा है, अंधा मतलब आपने जिस पे उंगली रखी वो देख दिया, किससे शादी करेंगी वो? अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो शरीफ, सिंपल और इंटेलिजेंट, क्योंकि ऐसे इंसान को आप अपने प्यार से, सपोर्ट से लाइफ में ऊपर तक पहुंचा सकते हो, तरक्की कर सकता है ऐसा इंसान। लेकिन एक इंसान सिर्फ अमीर है और कोई गुण नहीं है, तो वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना जो दौलत है वो भी एक तरह से कहते हैं ना स्वाहा कर सकता है। मुझे लगता है कि मेहनती इंसान और इंटेलिजेंट इंसान इज अ बेटर ऑप्शन, प्यार करने वाला इंसान होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है, प्रैक्टिकली मैं आई विल नॉट नेम एनीवन, प्रैक्टिकली मैंने बहुत लोगों के जवाब सुने कि पैसा चाहिए। हाँ, आजकल के जमाने में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब वो मैंने ना एक पीछे भी एक पॉडकास्ट में बोली थी कि पहले एक सेइंग होती थी
कि जब लड़की के लिए लड़की अरमान देखती थी ना, फैमिली अरमान देखती थी, तो कहती कि राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठ के आएगा। तो आजकल उसकी सेइंग बदली है करंट टाइम में कि चाहे गधा भी आ जाए, गधा भी आ जाए, आए BMW में, आए BMW में, पैसे वाला गधा भी आ जाए चाहे। देखो पैसे को लोग इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, गलत नहीं है, देने भी चाहिए क्योंकि हर एक को कंफर्ट चाहिए लाइफ के, जीवन चलना ही पैसे से है, जीवन चलना है। लेकिन जब यही पैसे वाले इंसान से शादी करने के बाद प्यार ढूंढते फिरते ना बाहर, वो चीज गलत है। अगर आपने एक चीज चॉइस की है, पैसा चुना है, तो उसी इंसान के साथ निभाओ, उसी के साथ रहना। फिर आप ऐसा नहीं कि हाँ इमोशंस के लिए आप बाहर ढूंढ रहे हो और पैसे के लिए आपको हस्बैंड चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपने जो व्यू पॉइंट दिया और आपकी बात को ना मैं सपोर्ट भी ऐसे करूंगा। एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और सेइंग है, सुनने में आया कि जब दो अच्छे लोग मिलते हैं ना, क्या होता है कि लोग इस एस्पिरेशन को देखते हैं कि जिंदगी जीनी है तो पैसे वाला आदमी चाहिए, तो कंफर्ट पहले दिन से है। और दूसरी तरफ आपने जो बात की, जो एक विजडम वाली विमेन होगी, वो कहेगी हम साथ मिलके अपना एम्पायर बनाएंगे, अपने घोंसले को बंगले तक का सफर साथ जिएंगे, साथ बनाएंगे, बजाय कि बंगले में जाके एक चिड़िया बन के कैद होने के। तो आपके में जो लॉजिक है, मतलब वो मुझे लगता है कि एक विजडम वाली विमेन ही ये बोल सकती है, जिसका उस तरह का विवेक हो और उस तरह का माइंडसेट भी हो। क्योंकि आपको अपने पे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, सिर्फ सब कुछ पति के पैसे पे थोड़ा ना करोगे। आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है, आप में अगर कैलिबर है तो बनाओ ना, करो बिजनेस, करो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करो और बनाओ उसको राजा। Wonderful. If you want to be a queen, you have to make a king. Absolutely. आप उसको राजा बनाओ तो सही, वो आपको प्रिंसेस बनाई देगा। बिल्कुल। और आपकी बात से मुझे एक हमें राई प्यार की बड़ा लाइन याद आ गई कि यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते, तो मंजिल आएगी नजर बस यूं ही साथ चलने से। जी। तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बडीज हो, बट साथ चलना जरूरी है और हाथ थाम के चलना जरूरी है। बिल्कुल। मुझे लगता है जिंदगी तो कटी जाएगी, और जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि इतनी जिंदगी ने अपार संभावनाएं और अपार अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं। सिर्फ आपको जरूरत है तो एक, मतलब मैं ऑन कैमरा अपने व्यूअर्स के लिए बोलूंगा दैट इफ यू हैव वन गुड लाइफ पार्टनर, और अब जिंदगी में आपके पास एक दोस्त है या एक कंपेनियन है जो आपके साथ हर पल में, अच्छे और बुरे समय में आपका हाथ थाम के रख रहा है, मुझे लगता है यू आर ब्लेस्ड। इस जिंदगी में इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि आपके साथ अगर आपका पार्टनर आपके हाथ थाम के चल रहा है ना, तो वो टफ टाइम भी आपको लगेगा कुछ था ही नहीं, इट वाज लाइक अ केक वॉक। दीपक जी कहते हैं ना कि औरत की पहचान, सही औरत की पहचान कब होती है, जब हस्बैंड का बुरा वक्त आता है। और सही आदमी की पहचान कब होती है, जब उसके पास बहुत पैसा होता है और उसके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तभी आप सही प्यार की असली पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आजकल हम सुनते हैं कि जैसे यूनिवर्सल साइंस की भी बात होती है कि यूनिवर्स ने ना आपको साइन दिया, इंडिकेशन दे दिया, तो व्हाट एग्जैक्टली यूनिवर्स साइंस का इसको लेकर क्या, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, यूनिवर्स हमें सिग्नल्स देता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आम इंसान नहीं पहचान पाता, लेकिन यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। फॉर एग्जांपल, आपने एंजल नंबर्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, 1111 दिख रहा है, 2222 दिख रहा है। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है आपको बताने के लिए। आपको कई बार होगा कि आप बहुत चीजों से कुछ टाइम से कुछ नया करने की सोच रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, पर लेकिन जगह जगह आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, जैसे 1111 दिख गया। हर जगह घड़ी देख रहे हैं आप, बिलबोर्ड देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, आपको 1111 दिख रहा है, तो दैट इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपका कुछ नया करने का समय आ गया है। फोकस ऑन दैट, ओके, दिस इज द राइट टाइम टू डू द न्यू थिंग्स। कई बार आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, आप देखिएगा उस जगह पे आपको 2222, क्योंकि 2 नंबर मून का होता है, तो वो 2222 एंजल नंबर में कहता है डोंट गेट इमोशनल, बी रियलिस्टिक इन योर लाइफ। और भी बहुत से तरीके से यूनिवर्स हमें सिग्नल देता है, जैसे कि आपको कहीं फेदर गिरा हुआ मिल गया, आपको कहीं कॉइन्स गिरे हुए मिल गए, ये भी यूनिवर्स का सिग्नल होता है। कई बार आपके माइंड में कुछ सवाल चल रहा होता है, ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं, एक गाना बज जाएगा रेडियो पे जो आपके शायद सवाल का जवाब होगा। या कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं देख रहे हैं, आपको बोर्ड पे होर्डिंग साइन पे कुछ एक लाइन पड़ी हुई है, यही तो सोल्यूशन है इसका, तो ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है। आपको आंसर्स देते हैं यूनिवर्स। आप कभी अपने किसी भी सिचुएशन में फंसे हो ना, आप यूनिवर्स से प्रे करो कि गिव मी अ साइन कि मेरा ये काम हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट अ साइन। ट्राई करके देखिए। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट आल्सो। बल्कि मैंने इस चीज को तो मैंने पर्सनली भी कॉन्फ्रंट किया कि जैसे मान लो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मान लो मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है, यू नो, इफ आई एम थिंकिंग यार यही काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो उससे मैं बात करूं तो उस आदमी से कैसे बात करूं, क्या मैं उसको ऐसे कन्वे करूं,
सडनली ऐसे लगेगा कि वो गाना बना और उसके अंदर जो 2 लाइनें आई, वो लाइनें, अरे यार यही तो रास्ता है, मैं यही तो सोच रहा था। एग्जैक्टली आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं ड्राइव कर रही थी और मैं ना खोई हुई थी ड्राइव करते करते, मतलब एक होता है ना इंसान अपने धुन में चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एकदम से, एंड आई वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट, ठीक है, एकदम से ना मेरी नजर पड़ी, धीरे चलिए, आगे जो हमारे बोर्ड नहीं लगे होते हैं, आगे खतरा है, तो एकदम से जैसे यूनिवर्स ने मुझे सिग्नल दिया दैट यू आर लॉस्ट, स्लो डाउन। तो मैं एकदम से जैसे अपनी सेंसेस में आई एंड देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग। अच्छा, ऐसा बड़ी बार होता भी है, पर्सनली मेरे साथ भी होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एंड जेन्युइनली मुझे नहीं पता क्यों होता है, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इवन हाईवे पे, वैसे तो बहुत साल से ड्राइवर है, बट कभी कभी अगर मान लो नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि मैं हाईवे पे चलाते हुए ना 20-30 किलोमीटर तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ और दिमाग में कुछ और चल रहा है, ऑफिस का वो कैसे होगा, कल वहां पर इंटरव्यू भी करना है, वहां जाना है, सुबह निकलूंगा 6 बजे, कैसे पहुंचूंगा, और सडनली 30 किलोमीटर, ओ शिट, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी चल सही रही है, ऐसा नहीं कि गाड़ी डिविएट हुई है, ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी फास्ट हो गई, तेज हो गई, बट मुझे लगेगा कि मेरे दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उन पलों को कैलकुलेट कर रहा हूँ, उन मोमेंट्स में हूँ कि वहां पहुंचना, वहां जाके ये काम करना है, लेकिन सडनली मुझे मैं कहा यार मैं 30 किलोमीटर से गाड़ी चला रहा हूँ, सही बात, शुक्र है गाड़ी सीधी चल रही है क्योंकि आंखें, शुक्र है सीधी चल रही है, चढ़ा नहीं दी तूने इधर उधर कहीं। सो इट्स लाइक दैट ओनली। अच्छा, आजकल ना जेंजीज में क्या है कि जैसे पहले तो रिलेशनशिप में क्या होता था कि भी या तो होता था कि भी आप बैचलर हो, बैचलर के बाद फिर आप मान लो आपका कोई एंगेजमेंट हो गई, तो आपका कोर्टशिप पीरियड हो गया, शादी हो गई। अब आजकल के यंग बॉयज एंड गर्ल्स में ना कई तरह के आ गए, सिचुएशनशिप भी आ गई, टेक्स्टमैनशिप भी आ गई, फिर पता नैनोशिप आ गई, कंपेनियनशिप आ गई। पहले तो मैं मतलब ही समझता रहता हूँ, भैया पहले तो इनके मतलब समझाओ, इनके मतलब क्या, तो समझेंगे तो बाद में ये करते क्या है आपस में, पहले इनका लॉजिक समझाओ। तो ये जो सिचुएशनशिप और ये सब है, व्हाट इज दैट एंड हाउ डू यू टेक इट दिस सिचुएशनशिप टाइप्स? मतलब आदमी को लगता है कि अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज किसी का फिर ब्रेकअप हुआ है, किसी का ब्रेकअप हुआ एंड समबडी इज फीलिंग लो एंड डाउन एंड आउट कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई या बॉयफ्रेंड छोड़ गया, तो सडनली उसको लगता है कि गुड फ्रेंड टाइप है, तो उसको लगता है चलो अभी थोड़ा सा कंधा मिल रहा है, अभी तो एक बार सिचुएशन के हिसाब से कंधा रख लेते हैं, आगे देखेंगे। डज दैट मीन सिचुएशनशिप? सिचुएशन मींस एज पर द सिचुएशन, आप किसी इंसान से मिले हैं, गो विद द फ्लो, एंड सेकंड थिंग इट्स मोर देन अ फ्रेंडशिप, लेस देन अ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इसमें मेनली यही होता है कि कमिटमेंट नहीं होता है, बट अगर सिचुएशंस पॉजिटिव रही हमारी तो हम शायद आगे कमिटमेंट भी कर लेंगे, मतलब एज पर द सिचुएशन यू हैव टू गो विद द फ्लो। इसमें कमिटमेंट की कमी होती है, इट्स नॉट अ प्रॉपर रिलेशनशिप, एज पर द कन्वीनियंस दोनों इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशनशिप को आगे लेके जाते हैं। अभी आपने जैसे सिचुएशनशिप की बात की ना, तो आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट, तो मैंने वहाँ नई टर्मिनोलॉजी सुनी, ओपन मैरिज। So I have recently come across this phrase and this word open marriage, and I was, I was absolutely bamboozled with this phrase open marriage. तो उन्होंने, I would like to take your viewpoint. पहले तो मुझे open marriage का मतलब ही नहीं पता था, मैंने सुना ही पहली बार। तो ओपन मैरिज के इतने केसेस आते हैं मेरे पास दीपक जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ओपन मैरिज में क्या होता है दैट यू बोथ आर मैरिड, ओके, एंड यू आर ओपन फॉर अदर रिलेशनशिप आल्सो, and you are okay also, both are okay, वाइफ को भी पता है कि हस्बैंड का रिलेशनशिप चल रहा है, हस्बैंड को भी पता है वाइफ का रिलेशनशिप, लेकिन हम रह इकट्ठे रहे हैं कि भाई उनकी लिमिटेशन है, वो शादी कर नहीं सकते, दूसरी उनका भी परिवार है, एंड दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज, बिलीव मी इट्स वेरी कॉमन दीज डेज। बहुत केसेस आते हैं, लोग बहुत कंफर्टेबल है ओपन मैरिजेस में कि भाई ठीक है, जो मुझे मेरे पार्टनर से नहीं मिल रहा, बाहर मिल रहा है, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ूंगा। आप एक तरह से बोलो कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी, न्यू डेफिनेशन ऑफ लॉयल्टी, कि भैया मैं अपने पार्टनर से भी लॉयल हूँ, मैं अपनी घर भी परिवार भी चला रहा हूँ, जिम्मेवारियां भी निभा रहा हूँ, मैं अपना बाहर एंजॉय जो मुझे चाहिए, मुझे लेकिन मैं अपनी खुशी भी मैं साथ साथ ले रहा हूँ भाई। एग्जैक्टली। तो ओपन मैरिज बहुत कॉमन हो गया आजकल। बट हाउ डू यू टेक इट? मतलब ठीक है कि केसेस आ रहे हैं, आप पर्सनली इसको कैसे देखते हैं कि इज इट अ राइट, गुड फॉर द सोसाइटी? देखिए, मोरली और एथिकली तो ठीक नहीं है ये सोसाइटी के लिए, लेकिन जब कई बार मैं केसेस देखती हूँ ना कि लोग बहुत अनहैप्पी हैं अपनी मैरिज में, उनको लगता है एक जिंदगी है, हम क्या घुट घुट के जिए, तो मुझे लगता है कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे मुझे ये उनका करना जस्टिफाई लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मोरली और एथिकली बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, बट सिचुएशंस कई बार इंसान को ऐसी परिस्थिति में डाल देती है कि उन्हें एक तरह का रिलेशनशिप मिल रहा है जहां से हैप्पीनेस मिल रही है, दे गो ओवर देयर, दे गेट डाइवर्टेड। उनको फिर ये लगता है ना यार कि जिंदगी मतलब घुट के जरा कम से कम पीस ऑफ माइंड तो मिल रहा है, कुछ तो सुकून मिल रहा है,
भाई यार रिश्ते निभा के सारा दिन गाली गलौज ही चल रहा है, मार धाड़ चल रही है सारा दिन। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस तो सभी को चाहिए होती है। एब्सोल्युटली, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। मेरे को एक बार बहुत साल पहले किसी ने बोला था यू हैव टू बी हैप्पी देन टू बी राइट। मुझे ना वो बात उसकी इतनी सही लगी थी। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है कि अगर मैं राइट हूँ और अनहैप्पी हूँ तो उस राइट होने का क्या फायदा है मुझे? क्या फायदा हुआ? मुझे खुशी नहीं है। और अगर मैं हैप्पी हूँ लेकिन मैं शायद थोड़ी सी गलत हूँ, हाँ देखिए सोसाइटी की नजरों में बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, बट अपनी खुशी बहुत मैटर करती है। आजकल सेल्फ लव का भी तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट चल गया कि सेल्फ लव, हैप्पीनेस, अपनी खुशी, वो देखो तो दुनिया जा रही है इस डायरेक्शन में कि भाई जिस चीज में मुझे खुशी मिल रही है ना मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। बिकॉज अभी ऑफ लेट ना एक्चुअली जिस हिसाब से टाइम चेंज हुआ है ना, तो सबको ये लगता है, जैसे आपने बात की ना, मुझे लगता है पहले क्या होता था कि पहले होता था कि एक लाइफ है ना, तो पहले लेडीज या सब सोचते थे कि परिवार तक सीमित होकर जिम्मेवारी होता है। अब लगता है यार कि यार 20 साल की शादी कर दी, साला मिला ही कुछ नहीं, मतलब तनाव ही रहा, जिम्मेवारियां करते रहे, फीसें भरते रहे, ट्यूशन पढ़ाते रहे, स्कूल पढ़ाते रहे, घर में भी गाली गलौज चलता रहा, तो मिला क्या? कुछ नहीं। मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जो वुमेन्स हैं, बड़ी वुमेन्स ऐसी भी मैंने देखी हैं जो काम भी कर रही हैं, वेरी लॉयल्टी के साथ अपना जॉब पे भी जाती हैं, बिजनेस कर रही हैं, फिर उसके बाद घर भी आती हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को, फैमिली को, मैंने उसके बाद भी दे आर नॉट हैप्पी। स्टिल उनको लगता है कि यार हम तो सब कुछ दे रहे हैं, मतलब हम टाइम भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी देख रहे हैं, घर का काम भी देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए भी चीजें मैनेज कर रहे हैं, बाहर जाके पैसा भी कमा रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। भी हमारी तो कोई कमिटमेंट में भी कमी नहीं है, वी आर गिविंग मोर देन 100%। तो एक लेवल तक ये बात ऐसा लगती है कि उसके बाद आजकल का जो टाइम है, पहले क्योंकि सोशल जो बाउंड्रीज थी ना, वो बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग थी, क्या नहीं लगता नहीं वो क्या बोलेगा, पता लग गया तो, बट वो बाउंड्रीज जिस हिसाब से ईज आउट हुई हैं उसके बाद से ये मुझे लगता है जो, और टाइम के हिसाब से जो टाइम फास्ट हुआ है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, एक मैं ना एक चीज कई बार सुनने में भी आती है, और वी हैव ऑब्जर्व्ड आल्सो कि आदमी कोई सो रहा है रात को, मान लीजिए अपना 11 बजे 12 बजे सोया, बड़े लोगों की नींद ना 2-3 बजे के आसपास खुल जाती है। बहुत लोग हैं, बड़े लोग होते हैं कि 2-3 बजे खुले, फिर हम 5 बजे तक नींद नहीं। ये क्या कारण है? और उसकी ना अलग अलग लॉजिक मैंने बहुत बार सुने हैं। कुछ लोग उसको बड़ा पॉजिटिवली बोलते हैं कि वो 2-3 बजे का जो टाइम होता है वो आपको होता है कि ऊपर से जो एंजल्स है उनका वो साइन है, उनका टाइम है, टाइम्स ऑफ दैट। मतलब मैं आई वांट टू हैव योर ओपिनियन कि भाई उसको इससे जोड़ना भी ठीक है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई आदमी रेस्टलेस हो, कोई आदमी हो सकता है 2 घंटे बाद वैसे ही एकदम करवट बदली तो नींद खुल गई, टाइप्स ऑफ दैट। सो ऐसा क्यों होता है ऑफ लेट? देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हमारा 2-3 बजे के आसपास नींद खुलती है, एक तो अगर तो बहुत रात को जैसे 1 से 2 के बीच में जब होता है, इस टाइम पे जनरली 2 से 3 के बीच में अगर हमारी नींद खुलती है, अचानक से बार बार खुलती है, एक ही टाइम पे खुल रही है, तो कहीं ना कहीं हम रेस्टलेस हो रहे हैं और हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं इस पीरियड में। अगर तो आपका ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुल रहा है, देन दैट इज अ स्पिरिचुअल कॉलिंग आई वुड से। बट अगर रात मिडनाइट में, अंधेरी रात में जब 2 से 3 का टाइम होता है, जो हम कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज का टाइम होता है, तो देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम से झटका लगता है नींद में, तो हमारे सोल फैमिली आके हमें हक कर रही है। अब वो कॉन्सेप्ट सुना है मैंने, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। बट अगर बहुत ज्यादा गहरी रात में आपके साथ हो रहा है तो नेगेटिविटी, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग में हो रहा है, देन इट्स अ स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ठीक, पूजा जी, अपने बाकी सवाल हमने किए दूसरे, और बहुत सारे रैपिड फायर हमने लिए हुए आपके लिए, वन लाइनर्स भी हमने लिए हुए हैं कि उसमें हम लेते हैं ताकि लोगों को वो हेल्पफुल हो बहुत सारी चीजों को जानने के लिए। तो मुझे लगता है एक को आपके साथ छोटा सा लेते हैं। उसके बाद अगर 2026 एक रियलिटी शो होता तो कौन सी राशि सबसे पहले एलिमिनेट होती? 2026 रियलिटी शो होता तो मैं ये मानूंगी कि मीन राशि ही, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, बहुत जबरदस्त, हर चीज अटक रही होगी उनकी, मीन राशि वालों। तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्या 11-11-11-11 जो विश है वो सच होती है या एक प्लेसेबो इफेक्ट है? देखिए 11-11 की विश जो है ना, आपके ट्रस्ट पे बहुत मैटर करती है। 11-11 कहते हैं कि उस टाइम पे यूनिवर्स के पोर्टल्स खुलते हैं, यूनिवर्स की अलाइनमेंट होती है, एनर्जीज सिंक करती हैं। आप उस टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो सही होता है। तो प्लेसेबो इफेक्ट आप इसको कह सकते हो, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम, आप उस मैनिफेस्टेशन को कितनी पावरफुली कर रहे हैं, आप उसमें कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सच होती हैं। और 11-11 पे आप करो, क्योंकि मेरी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि ये सच होता है। पूजा जी कह रहे हैं तो फिर होता ही होगा सच। भक्ति आज जो है ना, भक्ति भाव या ईश्वर के प्रति, आज वाकई में ही ईश्वर के साथ कनेक्शन है, या सिर्फ आज
अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने का एक मंत्रा बन गया कि है ना, मंदिर गया था, मैं पूजा पाठ करता हूँ, व्रत रखा हुआ है टाइप्स। देखिए हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग इसको दिखावे के तौर पर भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हो रहे हैं। आजकल कहते हैं ना कि गो इनवर्ड, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी है लोगों की, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा आडंबर भी कर रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। दोनों तरह के लोग हैं। तो अब आडंबर वालों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? ये तो ऐसी आइडेंटिफाई कैसे करना है? वो आपको जगह जगह दिख जाएगा, वो आपको खुद ही फीलर आ जाएगा। जो अच्छा, कोई वो रेड फ्लैग वाला कहे तो वही है भाई। वो था ना पीके में था ना, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, ये रॉन्ग नंबर है। 2026 किस ज़ोडिएक साइन के लिए सबसे लकीएस्ट ईयर होने वाला है? मकर राशि के लिए सबसे लकी होने वाला है, वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छा जाने वाला है। इन दो ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत बढ़िया जाएगा 2026, और आप देखिएगा नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, खूब पैसा, खूब तरक्की दिख रही है। और वृषभ के लिए तो दोनों तैयारी कर लो जी, कमर कस लो 2026 वर्ल्ड टूर की। अच्छा, हम बार बार एक चीज ना सुनते हैं कि कर्मा जो होता है ना, कर्मा कम्स बैक एंड हिट्स बैक। क्या कर्मा वाकई वापस आता है, या सिर्फ एक वो डराने वाला है कि भैया बंदे को कह के इस तरह से थोड़ा डाउन तो रखेंगे ना? कोई नहीं, कर्मा ऑलवेज कम बैक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये ऐसे ही फ्रेज नहीं बना हुआ है। अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत काम का गलत नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। वहीं अगर आप कोई अच्छे कर्म करेंगे तो इट विल कम बैक टू यू इन 1000 वेज। आप कोई भी कर्म करोगे, चाहे अच्छा या बुरा, इट विल कम बैक टू यू इन 1000 वेज। बुरा करोगे तो 1000 गुना बुरा, अच्छा करोगे तो 1000 गुना अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अच्छे अपने कर्म सुधारो। क्यों कहते हैं? बचपन से सुनते आ रहे कि अच्छे कर्म करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि इट ऑलवेज कम बैक टू अस। 2026 में अगर हम बात करें कि बहुत लोग नौकरी में, बहुत लोग बिजनेस में, अगर किसी को करियर स्विच करना हो, सो कौन सी ज़ोडिएक साइन वाला ऐसा जिसको लगता है कि भैया इनको ये रिस्क ले लेना चाहिए, 2026 करियर स्विच कर लेना चाहिए इनको? देखिए कर्क राशि वाले जितने हैं उनको भी, क्योंकि मिड में जब गुरुदेव अपने उच्च की राशि में आएंगे, गुरु बृहस्पति, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। साथ ही वृषभ राशि, क्योंकि शनि का गोचर अच्छा है, और साथ ही मकर राशि की 7.5 खत्म होगी, तो उनको भी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो करियर स्विच कर लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी। अगर उन्हें लगता है ज्यादा स्ट्रेसफुल है, देन दे शुड लीव द जॉब एंड लुक आउट फॉर समथिंग एल्स। अगर हम बात करें कि एक ऐसी राशि या कोई ऐसी राशि जो 2026 में थोड़ा डिल्यूजन में रहेगा, कि मेन डिल्यूजन उनका वो रहेगा कि क्या करना है? कुंभ राशि, क्योंकि चंद्रमा पे जब जब राहु आता है तो एक डिल्यूजन की सिचुएशन बना देता है। इंसान का माइंड फ्रीज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। आई थिंक कुंभ राशि वाले बहुत टाइम से ये चीज फील भी कर रहे होंगे कि दे आर फीलिंग लॉस्ट, एंजाइटी प्रॉब्लम उनको हो रही होगी कहीं ना कहीं। एक होता है ना डिप्रेशन और मूड स्विंग्स बड़े जबरदस्त हो रहे होंगे कुंभ राशि वालों। वो डिल्यूजन में रहेंगे 2026 में। 2026 में भी कुंभ राशि, और साथ साथ अगर मैं देखूं से 7th साइन जो पड़ता है वो सिंह राशि का पड़ता है, तो सिंह राशि को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन की सिचुएशन बन सकती है। ओके, अगर 2026 के लिए एक स्पॉट ऑन 100% प्रेडिक्शन करनी हो पूजा जी को कि भाई ये तो कंफर्म्ड 2026 में होने जा रहा है, तो 100% प्रेडिक्शन क्या रहेगी? एक तो गोल्ड का कि 1.5 लाख तक जरूर पहुंचेगा, एंड दूसरा वॉर लाइक सिचुएशन फिर से बनेगी। इट कुड बी ऑपरेशन इंडिया की किसी कंट्री के साथ या वर्ल्ड में कहीं पर भी? वर्ल्ड में तो बनेगी ही बनेगी, बट इंडिया का भी सिचुएशन बनेगा। ओके, अगर 2026 में विनर ऑफ द ईयर चुनना हो तो कौन सी राशि है जो स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दी बेस्ट? वैसे तो आपने मकर राशि, मकर वालों का मकर राशि वालों का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। 7.5 खत्म हो गई है। जितनी अर्ली सफरिंग्स थी वो अब खत्म हो जाएंगी, और अब उनकी लाइफ में अच्छा राइज होगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आपसे ओपिनियन ले लेते हैं। 2026 में मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 2026 में मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? उनके लिए भी अपवर्ड्स रहेगा, या इस बार 2026 चैलेंजिंग रहेगा मोदी जी के लिए? चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है, मार्केश है, तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे। हाँ, मोदी जी अपनी सूझबूझ से उन चैलेंजेस को ओवरकम भी करेंगे। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं मोदी जी को, तो ओवरऑल उनके लिए मिला जुला रहेगा ये साल। इन्वेस्टमेंट का सेफ रहेगा 2026 में या हाई रिस्क? देखिए, इन्वेस्टमेंट गोल्ड वगैरह में करोगे तो इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। लिक्विड कैश भी अपने पास रखना मैं तो एडवाइस करूंगी 2026 में। एंड किसी भी तरह की रिस्की वेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट होएगी। अगर लक वर्सेस एफर्ट की बात करें तो करियर ग्रोथ में कौन डोमिनेट करेगा? देखिए, ये तो कॉम्बिनेशन है लक और एफर्ट का।
कि जब भी हम 70% हमारा एफर्ट होता है और 30% हमारा लक फैक्टर होता है। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो लक भी अगर 30% आपको मिल गए ना तो आपका काम 100% हो जाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। चलते चलते पूजा जी 2026 के लिए कुछ और हमारे व्यूअर्स के लिए, लोगों के लिए जो पीस ऑफ एडवाइस या आपको लगता है कि जो आप अपनी तरफ से इनपुट देना चाहें 2026 के लिए? देखिए 2026 जो है सूर्य का साल है। सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, सूर्यदेव को जल सुबह उठकर जरूर जलाएं, अपने पिता की सेवा जरूर करें क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक होता है। और अगर आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए प्रमोशंस के अच्छे चांसेस हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब में जो लोग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं उनके लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा अगर आपकी खुद की कुंडली भी सपोर्ट करती है। चलिए ठीक है पूजा जी, मुझे लगता है हमने बाकी सब चीजों के साथ 2026 की जो आपने बातें बोली है, जिनके लिए साल अच्छा है उनके लिए आई होप कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज और एस्पिरेशंस लेके आए, और जिनके लिए आपने थोड़ा चैलेंजिंग बताया वो अगर आपकी पीस ऑफ एडवाइस को कैरी करेंगे साथ में तो मुझे लगता है वो शायद उन रेमेडीज और उन चीजों को ध्यान में रख के बेटर और बैलेंस आउट कर पाएंगे। सो वी विश यू अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ ऑल्सो, और 2026 आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे और बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करते रहे इनपुट से। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन चाय के साथ दिल की बात। थैंक यू। सो अगेन वी हैव टुडे डॉक्टर पूजा भाटिया, द गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे वो सवाल जानने को मिलेंगे करियर से रिलेटेड, अपनी लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड, देश के बारे में जानना हो, और सबसे बड़ी बात कि 2026 को लेकर क्या करना है और क्या नहीं करना, किन के लिए अच्छा, किन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बुरा नहीं कहूंगा। तो ये पॉडकास्ट में देखिए 2026 के लिए अपने साल की तैयारी कीजिए और अपने इन जो रेमेडीज और टिप्स जो डॉक्टर पूजा भाटिया ने बताया उनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके रखिए। तो आने वाला साल हम यही उम्मीद करेंगे 2026 इज गोइंग टू बी रॉकिंग ईयर फॉर एवरीवन, देश के लिए भी और ग्लोबली भी बहुत अच्छा रहे। चाय के साथ दिल की बात में हमारे गेस्ट के साथ आपको कैसा लगा? हमारे लिए कुछ सेशंस और इनपुट्स हो आपको लगता है कि वी नीड सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हमारे काम में, तो आप वो सजेशन जरूर दीजिए। और किस गेस्ट के साथ कौन से सवालों को लेकर या किसी गेस्ट के साथ हमारे को प्रिसाइसली करना चाहिए ताकि उनकी बातें और उनकी लाइफ जर्नी आपसे शेयर कर सके, प्लीज डू सजेस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स एंड यू प्लीज डू कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात। चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचन मेट प्राइम एंड बेस्ट।